सिंघानिया बिल्डकॉन ग्रुप प्रेजेंट्स जन गण मन प्रॉपर्टी फेस्ट बम्पर लकी ड्रॉ के साथ 20 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो देश के बजट पर हम चर्चा कर रहे थे। अब मैं पुनीत पाठक आपके साथ हूं और लगातार हमने जो प्री बजट डिस्कशन किया था उम्मीदों पर, अब देश का बजट आ चुका है। सबसे बड़ी उम्मीद कि आयकर दाता ये मानकर चल रहे थे कि क्या आपकी बार आयकर स्लैब में कोई परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन इसमें नहीं हुआ है। बड़ी बातें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। 4 प्राथमिकताएं बजट की सेट की गई। आईटी, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना है, मध्यम वर्ग की बेहतरी पर फोकस करना है, रोजगार के अवसर बढ़ाने। सरकार पहले भी इन तमाम बातों को कहती रही। 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलेंगी। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनेंगे। 60 किलोमीटर लंबे 8 रोपवे बनाने के साथ साथ 100 गति शक्ति कार्गो बनाए जाएंगे। यानी कार्गोज की क्षमता को डेवलप किया जाएगा। LIC का IPO जल्द आएगा। पहले से देश को मालूम है कि मार्च तक ये संभवतः आ सकता है। 1 साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण होगा। PM गति शक्ति योजना से निवेश बढ़ेगा। हाईवे विस्तार पर 20,000 करोड़ का खर्च होगा। बड़ी बातें आप बजट की देख रहे हैं। बजट के हाइलाइट्स देख लें, इसके बाद पैनल से जुड़ेंगे और इन पर डिस्कशन करेंगे। बड़ी बात ये, कॉर्पोरेट टैक्स में भले ही कुछ चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो जनता को आयकर में छूट की उम्मीद थी, ऐसी कोई छूट इस बार नहीं। 130 लाख MSME को अतिरिक्त कर्ज, IT प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा, 3 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन और 60 लाख नई नौकरी का वायदा इस बजट के द्वारा देश के सामने है। ये बजट की बड़ी बातें हैं, हाइलाइट्स हैं। किसानों को MSP के लिए 2,07,000 करोड़ रुपए, 5 नदियों को आपस में कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले ऐलान हुआ है। डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। ड्रोन शक्ति के तहत स्टार्टअप्स होंगे। ये हमने 26 जनवरी को भी देखा था कि उसके समापन समारोह में ड्रोन का प्रदर्शन हुआ था और ड्रोन्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब किया जाएगा। एविएशन सेक्टर उसके लिए काफी लिबरल बनेगा। इस तरह की पहले ही बातें सामने आ चुकी थी। तो वित्त मंत्री ने अपना बजट पेश कर दिया है। साल 2022-23 का बजट आ चुका है। विकास दर को दुनिया की मौजूदा इकोनॉमी में सबसे बेहतर स्थिति में वित्त मंत्री ने बताया। वैक्सीनेशन से भी अर्थव्यवस्था को काफी बूस्ट मिला है, क्योंकि वैक्सीनेशन के मामले में देश ने दुनिया में काफी बेहतर किया और 1 साल के भीतर जो लक्ष्य था उसके काफी करीब पहुंचे। निजी निवेश को बढ़ावा देना और विनिवेश की प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाना, जैसे एयर इंडिया का विनिवेश हाल ही में कंप्लीट किया गया, तो उसी तरह विनिवेश के जो पहले के प्लान थे उनको आगे बढ़ाएगी सरकार। LIC का IPO जल्द आएगा। हालांकि विनिवेश के जो पिछले वायदे थे वो अपने टाइम बाउंड में पूरे नहीं हो पाए थे, लेकिन एक बार फिर से विनिवेश तेजी से करने का वित्त मंत्री ने संकल्प दोहराया है। 1 साल में 25,000 किलोमीटर का हाईवे निर्माण होगा। ट्रेनों की गति बढ़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन पर खास फोकस है। विनिवेश LIC का IPO जल्द लाया जाएगा। इसके अलावा डिजिटल करेंसी को लेकर के भी आज ऐलान हुआ है। डिजिटल करेंसी, इसे लेकर RBI तैयारी कर रही थी, तो RBI डिजिटल करेंसी को वैलिडेट करेगी, लाएगी और 30% का इस पर टैक्स लगेगा। तो डिजिटल करेंसी, जिसे पॉपुलर नाम इसका क्रिप्टो करेंसी है, इससे होने वाली इनकम पर 30% तक का टैक्स लगाया है। वर्चुअल करेंसी के ट्रांसफर पर भी 1% का TDS लगेगा। वर्चुअली अगर गिफ्ट तौर पर दिया जाता है तो भी टैक्स देना पड़ेगा। कॉर्पोरेट टैक्स जो है उसकी दर को घटाया, 18% से घटाकर 15% किया है। और ITR में, यानी इनकम टैक्स रिटर्न में किसी भी तरह की त्रुटि के बारे में सुधार के लिए अब 2 साल तक का वक्त होगा। इनकम टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं है, कोई नई छूट इसमें नहीं है, बल्कि एक और सख्ती ये कि छापेमारी अगर होती है इनकम टैक्स के मामले में, तो छापेमारी के बाद कोई सेटलमेंट नहीं होगा, क्योंकि पहले से एक की जगह 2 साल सुधार का वक्त इसमें दिया जा रहा है। तो वित्त मंत्री ने बजट को पेश करके इसके प्रमुख बिंदु बताएं, 4 प्रमुख अंग बताएं। इसके अलावा एजुकेशन के सेक्टर में डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने की योजना है सरकार की। ई विद्या योजना का ऐलान हुआ है छात्रों के लिए। प्रधानमंत्री के
डिजिटलाइजेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए एक राष्ट्र एक रजिस्ट्रीकरण को बढ़ावा देने की पहल होगी। IRDA बीमा बॉन्ड जारी करेगा। इसके अलावा टेंडर में पारदर्शिता के लिए कई सारी योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। तो बजट 2022-23 इसे लेकर जो देश के अलग अलग सेक्टर्स की उम्मीद है, अब कुछ ही देर में हम अपने एक्सपर्ट पैनल से जुड़कर पूछेंगे कि उनकी उम्मीद कितनी पूरी हुई है। तो वित्त मंत्री के तौर पर चौथा अपना बजट पेश किया निर्मला सीतारमण ने, और अब की बार कोविड के इस दौर में माना जा रहा था कि एक बूस्टर डोज मिलेगा देश को बजट के तौर के ऊपर, इकोनॉमी को बजट के तौर के ऊपर। क्रिप्टो करेंसी के बारे में ऐलान हुआ है, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ। RBI डिजिटल करेंसी को लॉन्च करेगी। आम आदमी की जो सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि क्या टैक्स रिबेट या टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन होगा, तो इस दिशा में कोई कदम सरकार ने नहीं उठाया। क्रिप्टो करेंसी का ऐलान हुआ और 30% इस पर टैक्स लगेगा। और इस वक्त हमारे साथ में इस बजट का एनालिसिस करने के लिए कि क्या और किस तरह से इस बजट को हमारे एक्सपर्ट लेते हैं, सीधे जुड़ते हैं अपने एक्सपर्ट पैनल से। विवेक खंडेलवाल साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। अखिलेश जैन साहब हैं, कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, और साथ में प्रोफेसर AK चक्रवाल साहब हैं, जाने माने अर्थशास्त्री, और बहुत बारीकी से इन्होंने इस बजट को देखा परखा है। आप तीनों को नमस्कार, बहुत स्वागत करता हूं आपका इस मंच के ऊपर। सबसे पहले प्रोफेसर AK चक्रवाल साहब से पूछूंगा, जिस तरह के इकोनॉमी की परिस्थितियां थी और एक प्री बजट डिस्कशन जो हमने किया था अपने चैनल पर, एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये लोक लुभावन हो सकता है क्योंकि लगातार इलेक्शंस हैं, और सबसे बड़ी जो डिमांड थी या उम्मीद थी टैक्स स्लैब को लेकर, दोनों के हश्र हमने देख लिए। आपको किस तरह लग रहा है बजट? देखिए, मेरे हिसाब से ये अपने आप में एक महत्वाकांक्षी बजट है जी, और सरकार ने इस बजट को बनाने में काफ़ी सोच समझकर अपने एक्सपर्ट को लगा करके बनवाया है। सबसे पहली बात अगर जिस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, सरकार ने 2,70,000 करोड़ रुपए MSP परचेज के लिए ईयरमार्क किया है, जो देश के किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जिसके बारे में किसानों की डिमांड बहुत समय से रही है। मुझे लगता है कि इस प्रकार का बोल्ड स्टेप इस सरकार ने लिया है और वो किसानों के हित में है। साथ ही आप देखें कि कॉर्पोरेट टैक्स को 18% से घटाकर 15% कर दिया गया है, और मार्केट एक समय 900 अंक ऊपर तक चला गया था। और आप देखिए कि लगभग सभी सेक्टर में आपको बूस्ट दिखाई देगा, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो टेलीकॉम सेक्टर हो, हर सेक्टर में आपको इस समय बूस्ट दिखाई दे रहा है। क्यों? और सुबह से ही ये लोगों को उम्मीद थी। तो 900 यानी करीब 1.5% तक का मार्केट, आप 1.5 से 2% तक का मार्केट ऊपर जाने की संभावना है। इसके साथ ही देखिए कि इस बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, चूंकि मैं कुलपति हूं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय का, इसलिए बड़ा क्लोजली मैं वॉच कर रहा था कि एजुकेशन सेक्टर में क्या करते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए देखा जाए तो 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड करने का प्रस्ताव इसमें दिया गया है जी। डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की बात कही गई है, ई-ग्राम योजना की बात कही गई है, इंटरनेट गांव-गांव तक पहुंचाने की बात कही गई है, और ई-चैनल चालू करने की बात कही गई है जिसमें लोगों को एजुकेशन मिलेगा। गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाने की बात चल रही है। तो कुल मिला जुला करके अगर देखा जाए तो इस सरकार ने इस बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिए सफलतम प्रयास किया है। चलिए, तो ये इसके साथ ही देखा जाए तो 48,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री, ये आखिरी मुद्दा मैं आपको बता दूं, 48,000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए ईयरमार्क किया गया है। और ये अपने आप में ये बताता है कि भारत सरकार का केंद्र इस समय इन्वेस्टमेंट पे है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर आप देखा जाए
तो वंदे भारत में जो ट्रेनें चलाई जाने वाली है, 400 वंदे भारत ट्रेन का अगर देखा जाए तो कुल मिला जुला करके सरकार ने एक बड़ा ही करेजियस स्टेप लिया है। इन्वेस्टमेंट का बजट इसको कहा जा सकता है। चलिए, तो इन्वेस्टमेंट का बजट कहा जा सकता है। कॉरपोरेट सेक्टर के जो उम्मीदें हम देख रहे थे उसमें थोड़ा सी राहतें मिलती दिख रही हैं। विवेक खंडेलवाल साहब है, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। विवेक जी, सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे ज़्यादा बातें अगर किसी ने की थी तो अपने इनकम टैक्स को लेकर के की थी एक्सपेक्टेशन के तौर पर। आप बजट के ऊपर क्या राय रखते हैं, किस तरह का ये बजट है? देखिए, हर बार की तरह जो पिछला अपना ट्रेंड रहा है ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी का, जी, कि हर बार इनका जो फाइन प्रिंट के अंदर ही हमको डिटेलिंग निकल के आता है कि बजट के अंदर क्या डाउन है, क्या प्लस है, क्या माइनस है। पर फिर भी एक सराहनीय है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इंडस्ट्रीज के लिए जो होम डोमेस्टिक के लिए है, उन्होंने 18% से 15% रेट ऑफ टैक्स कर दिया है कॉर्पोरेट टैक्सेशन के लिए। दूसरा जो निकल के आया है कि एक जो डिससेटिस्फैक्शन निकल के आएगा वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर। 15% का जो इन्होंने सरचार्ज निकाल दिया है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, वो थोड़ा सा एक हताशे वाला एक पॉइंट होगा। डिजिटाइजेशन के ऊपर, मतलब करेंसी जो डिजिटल टैक्स के ऊपर इन्होंने निकाल के लेके आए हैं। 30% का ऊपर क्रिप्टो करेंसी जैसी इनकम निकल के आती है, उसके ऊपर एक टैक्सेशन एक बहुत अच्छा मूव है। अच्छा है, लीगलाइजेशन होगा। जो इलीगली चलता है, मार्केट ड्रिवन चलता है, वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर निकल करके आएगा। एक और जो इन्होंने बहुत अच्छी बात अभी निकल के आई कि अपडेशन ऑफ हमारे रिकॉर्ड्स के ऊपर। इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर त्रुटि हो जाती है, कई बार करदाताओं को पता नहीं चलता है कि उनके रिटर्न भूल जाते हैं, किसी कारणवश ध्यान नहीं रहता है और एस्केप हो जाती है। तो डिपार्टमेंट तो अब इतना 360 डिग्री सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है, उनको पता है कि कहाँ एस्केप हो रही है इनकम, कहाँ डिटेल है, पूरी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास रहती है। तो एक मौका दिया है 2 साल के अंतर्गत अपने रिटर्न्स को रेक्टिफाई करने का विदाउट पेनल्टी, वॉलेंटरीली सुओ मोटो करदाताओं को। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है टूवर्ड्स डिजिटाइजेशन में प्रॉपर तरीके में से। ये तो हम डायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी इन्होंने अभी नया करा है कि SEZ पुराने जो चल रहे थे हमारे, उन्होंने उनको अबॉलिश करा है। नया एक्ट लेके आएंगे, नए फॉर्म्स आएंगे, वो फाइन प्रिंट्स के अंदर पता चलेगा कि क्या डिटेलिंग है, कैसे उसमें पता क्या अपडेशन होकर के आए हैं। इसी के साथ साथ इमिटेशन ज्वेलरी थोड़ा सस्ता हो जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब जो कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्ट की है वो कम करिए। फीमेल गृहिणियों के लिए, फीमेल्स के लिए डायमंड्स के ऊपर उन्होंने कस्टम्स ड्यूटी कम कराई, 5% रिड्यूस कर दिया है। तो थोड़ा सा खुशखबरी उनके लिए जरूर कह सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर देखेंगे तो इकोनॉमी वाइज देखेंगे, रियल सेक्टर के लिए 48,000 करोड़ ये मार्क कर रहे हैं। तो रियल इस्टेट सेक्टर के लिए बहुत अच्छा बूम आने की सोच कर सकते हैं, क्योंकि 48,000 करोड़ इन्होंने ईयर मार्क कर रहे हैं इसी बजट के अंदर। MSME के अंदर 2 लाख करोड़ का बजट प्रावधान दिया है, और रियल एस्टेट के अंदर ही हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर 80 लाख घरों, नए घरों के लिए ईयर मार्क कर रहा है फंड। तो काफ़ी अच्छा है, रियल एस्टेट के हिसाब से बजट अच्छा जाएगा। चलिए, तो ये प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं बजट के ऊपर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। हमारे साथ में अखिलेश जैन साहब भी हैं, भारतीय जनता पार्टी कोषाध्यक्ष। जी साहब बताएं, अब की बार केंद्र सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं थीं, और जिस तरीके से जिस अंदाज में इसकी शुरुआत की गई, क्रिप्टो करेंसी को वैलिडेट किया और उस पर टैक्स जो एक्सपर्ट मानते हैं कि एक अच्छा मूव हो सकता है। साथ ही एजुकेशन की दिशा में भी सरकार ने फोकस किया, ध्यान दिया, और सबसे बड़ी बात है किसानों के MSP। हम ये कहें कि पिछले कई सालों से और ख़ास तौर पर किसान आंदोलन के बाद सबसे बड़ा मुद्दा रहा था। आपके नज़रिए से बजट कैसे है? लेकिन कुछ उम्मीदें अधूरी भी रह गई हैं टैक्स को वगैरह को लेकर, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। जी पुनीत जी, नमस्कार। नमस्कार सर। जैसा कि आपने बताया, यह बजट सर्वोत्तम बजट है। दोनों हमारे एक्सपर्ट भी हैं, CA विवेक खंडेलवाल जी और प्रोफेसर चक्रवाल जी। उन्होंने भी बताया कि इससे अच्छा बजट नहीं हो सकता है। जहाँ तक विवेक जी ने बात की इनकम टैक्स की, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ना ही हम हमेशा देखते आए हुए हैं कि जब भी स्लैब की बात होती है तभी लोग बोलते हैं कि इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट अच्छा रहा। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगा
कि जो हमारी सहकारी सोसाइटियाँ थीं, उन सहकारी सोसाइटियों में भी टैक्स को बहुत कम किया गया है। जहाँ तक बात करें, एक सबसे बड़ा मूव जो है वो मूव है 2 साल में अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। अगर कहीं आपकी कोई गलती हुई है इनकम टैक्स के असेसमेंट में, आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट में गलती हुई है, तो उसको आप जाकर सुधार सकते हैं। एक बहुत बड़ा मूव है दिव्यांगजन जो हमारे हैं, दिव्यांगजन के माता पिता और उनके आश्रित अभिभावक जो होते हैं, उन पे जो 60 साल के उम्र के बाद में अगर उनकी किसी की डेथ हो जाती है तो जो बीमा की राशि है वो एक मुश्त ले सकते हैं या फिर उसको मंथली उसमें कर सकते हैं। इस पर भी कोई टैक्स नहीं है। सबसे बड़ी लाभ दिया गया है कर्मचारियों को जो अभी तक जो हमारी राष्ट्रीय पेंशन योजना होती थी, NPS जिसको बोलते हैं, जिसमें अभी तक राज्य सरकार का 10% शेयर होता था, उसको बढ़ाकर 14% कर दिया गया है। कॉर्पोरेट टैक्स की बात हमारे विवेक भाई ने की है। एक वर्चुअल डिजिटल करेंसी हमारे देश की स्वयं की करेंसी होगी। उस करेंसी को हम, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, हम उसको और मॉडराइज करके, और क्रिप्टो करेंसी जो वर्चुअल करेंसी है उस पर 30% का टैक्स लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत बड़ा विषय था अपील के मुद्दे। सेम लाइन ऑफ फैक्ट पे जो अपील होती थी, उस अपील पे भी उन्होंने बताया कि किसी दूसरे कोर्ट का कोई डिसीजन आ गया है तब तक उसको कैप्टन एवियंस रखा जाएगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी अनटिल एंड अनलेस किसी बड़े कोर्ट का उसके अगेंस्ट में कोई डिसीजन नहीं आता है। इस प्रकार से मैं इनकम टैक्स की बात के अलावा, जैसा कि आपने देखा कि हेल्थ सेक्टर में हमने बहुत बड़े काम किए हैं। करीबन 150 करोड़ लोगों को हमने वैक्सीन किया है। करीबन 90 लाख लोगों को फर्स्ट डोज और करीबन 70-80 लाख लोगों को सेकेंड डोज लगी है। मेरा मानना है कि ओवरऑल इस सिनारियो में जहां पूरे विश्व की इकोनॉमी लड़ रही थी, हम चौथे नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं। और जो हमारा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है वो निश्चित तौर पर आने वाले 2-3 साल में पूरा होगा। धन्यवाद। चलिए, तो ये एक्सपर्ट्स की राय आप सुन रहे हैं। और मैं एक बार फिर से प्रोफेसर AK चक्रवाल साहब के पास में जाना चाहूंगा। चक्रवाल साहब, अब की बार कुछ नए भारत की झलक भी हम देख सकते हैं इस बजट में जो हमको देखने को मिली, चाहे 5G टेक्नोलॉजी, हालांकि इसके बारे में पहले से अनुमान था। LIC का IPO यानी डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार का संकल्प, इसके बारे में भी पहले से देश को पता था और जानकारियां दी गई थी। क्रिप्टो करेंसी सबसे चर्चित मुद्दा रहा है आर्थिक गलियारों में, और इसे लीगलाइज करने की तरफ भी RBI का और सरकार का ध्यान है। ये भी पहले से एक प्रोसेस में थी, इन प्रोसेस में थी। और साथ में किसानों की MSP जिसका आपने जिक्र किया था। सबसे बड़े हाइलाइट्स अगर आपको इस बजट के देखने हो और बताने हो, क्या आपको लगते हैं इन नई चीजों के अलावा? देखिए, एक चीज तो एक चीज मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ी चीज है जिस पर शायद अभी हम तीनों में से किसी ने चर्चा नहीं की, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन ये है कि जनवरी 2022 का जो GST कलेक्शन है 1.49 लाख है करोड़ है। यानी 1.49 लाख करोड़ को अगर हम साल में अगर मल्टीप्लाई करें, हम ये मान के चले कि 1.5 लाख करोड़ रुपया ही सालाना है, महीने का है, तो एक साल में 18 लाख करोड़ रुपए का मिनिमम रेवेन्यू कलेक्शन हमें GST से हो पाएगा। ये अपने आप में बहुत इंकरेजिंग बात है। आप देखिए कि पैंडेमिक में करीब करीब 80 करोड़ जनता को मुफ्त में भोजन देना और साथ में एट द सेम टाइम लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन देना, करीब 165 करोड़ डोजेज वैक्सीनेशंस के दिए गए। शायद दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं होगा जो इतना पब्लिक एक्सपेंडिचर करने के बावजूद 9.2% का GDP ग्रोथ दिखा सकता हो। और आने वाले साल के लिए अनुमान है कि 8.5% हमारा अनुमान है, जबकि वर्ल्ड बैंक और IMF का अनुमान तो कहीं इससे बेहतर है। 8.5% के आसपास भी अगर हमारा इकोनॉमी ग्रो करता है वो अपनी बड़ी बात है। अब आप देखिए, फिस्कल डेफिसिट की बात कोई बहुत कम लोग करेंगे। हमारा टारगेट लक्ष्य था 6.8% का फिस्कल डेफिसिट का, जो केवल 6.9% हुआ है। यानी डिस्पाइट ऑल एक्सपेंडिचर हम अपनी फाइनेंसेस को मैनेज कर पाने में सफल हुए हैं। अपने आप में ये दिखाता है कि ये सरकार कोविड पैंडेमिक के समय में
फाइनेंशियल अफेयर्स को प्रॉपरली मैनेज कर पाई। और हमारी इकॉनमी में अब आप देखिए इस समय जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है करीब 7.5% के आसपास है, उसमें भी गांव में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 6% का है, शहरों में थोड़ा ज़्यादा है। अब आप देखिए अप्रैल 2020 में जब पेंडेमिक अपने चरमोत्कर्ष पे जा रहा था, उस समय अनएम्प्लॉयमेंट रेट 24% था, जो कि हमारे लगातार बजट नीतियों के कारण से अगर देखा जाए तो हम सफल रहे हैं। तो अब आप देखिए एक बड़ी बात, जो भी रक्षा बजट होगा उसमें से 68% ये कहा गया कि हम अपने देसी कंपनियों को ही ऑर्डर दे पाएंगे, 68% बजट हमारा अपनी देशी कंपनी को। तो मेक इन इंडिया कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है। हम दुनिया की नंबर 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गए हैं और जल्दी ही नंबर 1 बनने वाले हैं। तो कुल मिला जुला करके अगर आप देखिए तो बजट मैंने जैसा कहा कि ये इन्वेस्टमेंट बजट है, ये इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दे रहा है। ये नया एसीजेट लाएगा, पुराने एसीजेट को कैंसिल करके, क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्लॉज थे। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी की जो बात कर रहे हैं, इलीगल मैनर में हमारे एक एक्सपर्ट ने और भी कहा, तो कहीं ना कहीं तो चल ही रहा था। अच्छा किया कि सरकार ने इसे लीगलाइज कर दिया। और 30% का टैक्स एक बड़ा कलेक्शन है। और अब आप देखिए डायरेक्ट टैक्स की बात हम करते हैं कि स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ, 3% से ज़्यादा लोग डायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रहे हैं। जो लोग सरकारी नौकरियों में हैं या जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं जिनका ट्रेसेबल इनकम है, वो लोग ही दे रहे हैं। तो इससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को एक अच्छी बात इन्होंने ये किया कि एनपीएस में उन्होंने 10% बढ़ा करके 14% तक का डिडक्शन वो अलाउड कर दिया, और उसके बहाने राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं से बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ये एक इकॉनमी को मोमेंटम देने वाला बजट है, जो इकॉनमी में वाइब्रेंसी लाएगा। और इसमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के कोलैबोरेशन की बात बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करके कही गई है। और देखिए नॉर्थ ईस्ट के लिए इन्होंने 15,000 करोड़ रुपए अलग से ईयर मार्क किया है। एक और प्रोविजन जो मैं बताऊं, जिसमें 1 लाख करोड़ रुपया राज्यों को लोन देने के लिए 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देने की बात कही गई है। जो राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर या अपने स्टेट अफेयर्स को मैनेज करने में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उनके लिए भी केंद्र सरकार ने 1 लाख रुपए का अलग से ईयर मार्क किया है। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो हर सेक्टर को प्रॉपरली देखा गया है, जैसा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब कह रहे थे। बाकी तो चीजें फाइन प्रिंट्स में ही पता चलेंगी, मगर जो अभी हाईलाइट्स हमें निर्मला सीतारामन जी की स्पीच से मिला और आप लोगों के चैनल के माध्यम से मिला, इन ऑल देखा जाए तो ये अपने आप में एक एग्रेसिव बजट कहा जा सकता है, इन्वेस्टमेंट बजट है। चलिए, इन्वेस्टमेंट का बजट है, लेकिन हम प्री बजट भी कुछ डिस्कशन कर रहे थे और 2 और गेस्ट हमारे साथ एक्सपर्ट पैनल को ज्वाइन कर रहे हैं। आदित्य जैन बनिया साहब हैं, बाजार के विशेषज्ञ हैं, और हमने इनसे प्री बजट भी बातचीत की थी। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। और डॉक्टर विनय जायसवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार जनप्रतिनिधि। विनय जी नमस्कार, आपका भी बहुत स्वागत है। पहले मैं बनिया साहब के पास जाऊंगा। आदित्य जैन साहब, जैसे हम पहले चर्चा कर रहे थे, बजट स्पीच आपने पूरी देख ली, सुन ली, समझ ली होगी, आपका क्या इस पर कहना है? क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट ये मानते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करने वाला, नई चीजों को प्रमोट करने वाला चैलेंजिंग बजट है। मैं निश्चित तौर पर वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि बहुत साहसिक और ऐतिहासिक बजट है, जहां सरकार ने चुनावों को एकदम साइड में रखकर देश की ग्रोथ पर फोकस के लिए नजर रखी और मैन्युफैक्चरिंग, अर्बन रूरल एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस दिया। दरअसल असल बात यह है कि इस पेंडेमिक के बाद पूरी दुनिया के जितने बड़े मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज कंपनियां हैं वह चीन छोड़कर दूसरे देशों में जाना चाहती हैं, और उनके लिए भारत एक बहुत बड़ी मुफीद जगह है। तो सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सफल बनाने के लिए वो माहौल तैयार कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। उन्होंने इन तमाम तरीकों को अपनाकर, इन चीजों पर विचार करके उन पर बड़ा फोकस दिया, बड़ा आवंटन दिया है। और इसी शर्त पर सरकार को लग रहा है कि आने वाले समय में 60 लाख लोगों को रोजगार देने की बात भी कही है। आप देखिए कि राज्य सरकारों को भी एक बड़ा बजट ब्याज इंटरेस्ट फ्री दिया जा रहा है। सरकार ये चाहती है कि हर स्टेट अपने अपने हिसाब से लॉजिस्टिक पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर और मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए माहौल तैयार करें। आप देखेंगे सरकार ने डायरेक्ट टैक्स स्लैब में कोई भी परिवर्तन ना करके भी एक बड़ा साहसिक कदम उठाया है।
सरकार ये चाहती है कि आने वाले समय में भारत की जीडीपी ग्रोथ 9% से ऊपर हो और हम जो कॉरिडोर स्थापित कर रहे हैं, SEZ के नियम बदल रहे हैं, जो विदेशी कंपनियां आएंगी, देशी कंपनियां, स्टार्टअप को उन्होंने सहायता दी है। तो कुल मिलाकर ये जो बजट है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ी बचत है और वो बहुत बड़ा एक ग्रोथ का बूस्टर पॉइंट है। दूसरा, सरकार डिजिटल करेंसी पर सरकार आज भी सख्त है। उन्होंने अपने एक इशारे में बता दिया है कि 30% टैक्स लगेगा, अगर आप गिफ्ट भी देंगे तो भी 30% लगेगा। और RBI को बोला है कि आप भी इंडियन करेंसी भी डिजिटल लॉन्च कीजिएगा। तीसरी वजह, आम आदमी को कोई भी राहत नहीं दी गई है, उसको सब एज इट इज रखा गया है। अब आम आदमी को एक ही तरीके से देखना है कि हमारी जो ग्रोथ हो तो उसमें हम कहाँ फिट होते हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई टैक्सेस में राहत नहीं दी है। हाँ, कैपिटल गेन पर जो उन्होंने राहत दी है वो अमीरों के लिए है, कि जो लोग 15 से 25% तक कैपिटल गेन पे सेस लगता था वहां राहत दिए, उसमें इक्विटी मार्केट भी आता है। तो मैंने जो आपसे पहले कहा था कि सरकार एक जनधन योजना की जगह जन निवेश योजना लाए, जिससे आम आदमी को उसका फायदा हुआ। हो सकता है यह बात आने वाले समय में पूरक बजट या बीच में कभी होगी, लेकिन कुल मिलाकर ये बजट जो है वो बड़ा लेखा जोखा है हिंदुस्तान की अगले 25 सालों में तस्वीर को उजाला देखने की और हम दुनिया के शीर्ष पर बैठने की। चलिए, मैं थोड़ा सा इसके डिमेरिट्स पर भी बात करूंगा, लेकिन कुछ देर बाद हमारे साथ में यहाँ डॉक्टर विनय जायसवाल जी भी हैं। पहली प्रतिक्रिया उनकी भी ले लूँ। डॉक्टर विनय जायसवाल, देश के बजट से, और वो भी चूंकि कोविड की हम वेव्स के बाद इंडियन इकोनॉमी को देख रहे थे, जहां से शुरुआत की और जहां पर समाप्त किया वित्त मंत्री जी ने, आपने जरूर ध्यान से देखा सुना होगा। आपको क्या लगता है, राज्य में एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि के नाते और एक आम नागरिक टैक्स पेयर के नाते इस बजट से क्या हासिल है? पुनीत जी, निश्चित रूप से जो माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी का जो बजट पेश हुआ है, यहाँ आज तक का ऐतिहासिक 90 मिनट में जो बजट है उसको उन्होंने 90 मिनट का बजट था। ये सालों पीछे ढकेलने वाला बजट है, ऐसा मुझे लगता है। पुनीत जी, जब पेंडेमिक की ये जो महामारी लगभग 2.5 साल से पूरे विश्व में है और पेंडेमिक का दौर था, तो निश्चित रूप से लोगों को ये उम्मीद थी कि जो इस बार का जो बजट होगा माननीय पुनीत जी, तो निश्चित रूप से लोगों को ये उम्मीद थी, केंद्र सरकार से उम्मीद थी कि जो बजट होगा लोगों को राहत दिलाने वाला होगा, आम आदमी को राहत दिलाने वाला होगा, महंगाई को कम करने वाला बजट होगा, युवाओं को रोजगार देने वाला बजट होगा। लेकिन पुनीत जी, इस बजट में ऐसा लगता है कि जो केंद्र की सरकार है, जो मोदी जी की सरकार है, वो लोगों को विजन दिखाना चाहती है। वो 25 साल का विजन दिखा रही है, वो 100 साल का विजन दिखा रही है। जबकि आज देश में स्थिति ये है पुनीत जी, आज के ही दैनिक भास्कर जो बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसके जो ये बैक पेज में एक न्यूज है, इसको जरूर पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि भारत बांग्लादेश ने ऑर्डर छोड़े, आबाद हुआ पाकिस्तान का टेक्सटाइल सेक्टर, और लगभग पाकिस्तान के जो कपड़ा निर्यात में 40% का ग्रोथ है और लगभग 1.57 लाख करोड़ का उसको फायदा होने वाला है। ये नियत और सरकार की नियत की बात होती है पुनीत जी। आज पेंडेमिक में जहां एक और लोगों को राहत देना था, 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, आज प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जबकि जो तमाम जो सर्वे हैं उन्होंने बताया है कि 1.5-2 सालों में प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां गई हैं और छोटे और मिडिल स्केल के जो उद्योग धंधे हैं वो किस तरह से हजारों की संख्या में देश में बंद हुए हैं। तो आज बजट प्रस्तुत हुआ है, बहुत अच्छी बात है पुनीत जी। बजट जो है सरकार के विजन को बताता है। तो कहीं भी ये जो बजट है वो आम आदमी को या मध्यम वर्गीय को रिलीफ देने वाला बजट नहीं है पुनीत जी। जहां लोगों को उम्मीद थी कि जो टैक्स का जो स्लैब है उसको बढ़ाने का काम करेंगे, कहीं रोजगार जो सरकारी नौकरियां कैसे बढ़ेंगी, किस तरह से सरकारी नौकरियों को बढ़ावा मिलेगा, इसकी कहीं कोई बात नहीं है पुनीत जी। तो टोटल मिला के अगर इस बजट को अगर आप देखते हैं तो बहुत ही मतलब ऐतिहासिक रूप से अगर बोलेंगे, पेंडेमिक में जो एक बजट आना चाहिए था, जो एक देश का बजट आना चाहिए था, जिसमें जो छोटे उद्यमी हैं, जो छोटा उद्योग धंधा करना चाहते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें जरूर हुई है पुनीत जी।
कि स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया से बढ़ाएंगे, लेकिन उसका कोई भी जो इफेक्ट है, देखिए बजट में इफेक्ट दिखना चाहिए, तो कोई भी इफेक्ट जो है वो नहीं दिख रहा है। आज लाखों करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है, उनको कुछ स्वरोजगार की व्यवस्था करनी चाहिए थी। सरकारी नौकरियों को हम कैसे बढ़ाएंगे, कैसे करेंगे, इसकी बात करनी चाहिए थी। हेल्थ की अगर बात करेंगे तो पूरा हेल्थ के नाम से पूरा एक भी ऐसा इस बजट में नहीं है, प्रावधान नहीं है जिसमें कि लोगों को, आज पुनीत जी दो बातें रहती है, देखिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, अगर इन तीन चीजों के ऊपर बात करना चाहिए। इसके बाद फिर आप 100 साल की बात करें, 25 साल की बात करें, शोभा देता है, लेकिन कहीं रोजगार का कोई विषय नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें पुनीत जी, तो आज भी जो प्राइवेट सेक्टर के बड़े बड़े अस्पताल हैं, सरकारी संस्थान के जो हमारे अस्पताल हैं, उनकी स्थिति हमसे छुपी हुई नहीं है। तो किस तरह से एक हेल्थ बीमा को अगर मजबूत करें और प्राइवेट सेक्टर में भी हमारे लोगों का इलाज हो पाए, ऐसा भी कोई प्रावधान इस बजट में नहीं दिखा, जो कि इस बजट में लोगों को उम्मीद थी कि ऐसी बात दिखेगी। लोगों के घर बिक जा रहे हैं, लोग अपने जेवर जो है वो गहने रख के अपना इलाज करा रहे हैं। आज स्थिति ये है पुनीत जी। निश्चित रूप से इसके पहले भी बजट पेश हुए हैं, माननीय जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी या उसके पहले की जो सरकार थी, तो आम आदमी को कैसे फायदा हो इस बात का उस बजट में ध्यान रखा जाता था। लेकिन ये जो पूरा जो बजट है, ना तो हेल्थ के लिए कहीं है। आप बोलते हैं कि वंदे भारत में हम 400 ट्रेनें नहीं चालू करेंगे, पूरे 2 सालों में कितनी सारी ट्रेनें जो बंद है उसको तो चालू करिए। मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, पूरे सरगुजा संभाग की बात करता हूँ, वहां से हमारे रीवा, शहडोल और कटनी जाने वाले जो ट्रेनें हैं, लगभग 5 ट्रेनें बंद है, उसको उन ट्रेनों को अभी तक चालू नहीं किया गया है। लोगों की स्थिति बहुत खराब है पुनीत जी। लोग जो 100 रुपए 150 रुपए में अपनी यात्रा करते थे, आज उनको 3-3, 4-4 हजार देना पड़ रहा है। इन सब बातों को संज्ञान में लेना चाहिए। और जो बजट का जो एक दिखावा किया गया है और ये बताया गया है, एक सपना दिखाया गया है, वो एकदम पूरी तरह से इस बजट को निरर्थक मानता हूं और आम आदमी के बहुत ही कुटाराघात वाला बजट इसको। चलिए खैर, ये बात तो शुरू से की जा रही थी कि क्या ये बजट पॉपुलिस्ट होगा, मतलब लोक लुभावन हम जिसको कहते हैं आम भाषा में, क्योंकि लगातार चुनाव हैं, अभी भी चुनाव है 1 सप्ताह 10 दिन के बाद में, और फिर इसके बाद अगले वर्ष चुनाव है, उसके अगले वर्ष देश के चुनाव हैं। अखिलेश जैन साहब हैं कोषाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से। मैं चाहूंगा कि जो भी बातें कांग्रेस के जनप्रतिनिधि के नाते विनय जी ने कहीं, आप जवाब देना चाहें तो उनका जरूर जवाब दें, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक पॉपुलर और राहत वाला बजट था, होना चाहिए था, लेकिन जो है स्वरूप वो अब सबके समक्ष है। देखिए विनय जी, पुनीत जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को ध्यान में रख के कोई काम नहीं करती है। वो देश को सर्वोपरि रख के काम करती है कि इसमें बजट में हम ये विषय ला के लोक लुभावना बजट करके और हम दिखा के और वोट ले लेंगे। हम एक्चुअल काम पे आधारित पार्टी है, पार्टी काम पे आधारित संगठन है। जहाँ तक विनय जी ने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है, मैं बताना चाहूँगा कि 78,900 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। और आप क्या बात कर रहे हैं, 159 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगना, वो भी स्वदेशी वैक्सीन लगना, ये हेल्थ सेक्टर नहीं है तो क्या है। हमने अभी सभी जगह प्राइवेट हॉस्पिटलों को भी चिन्हित किया, उनको एम्पैनल किया। हमारी जो स्वास्थ्य योजना है, उस स्वास्थ्य योजना के तहत में प्राइवेट हॉस्पिटल भी हमारे जबलपुर शहर में ही है, मध्य प्रदेश में नंबर ऑफ हॉस्पिटल ऐसे हैं जिनको हमने एम्पैनल किया है, और उसमें अभी आयुष्मान कार्ड से उनका इलाज होता है। जहाँ तक नौकरियों की बात की, तो पिछले साल में सबसे बढ़िया बजट का कहीं देखना है आपको, क्या सरकार की क्या योजना है, क्या स्थिति देखना है, आपको आर्थिक सर्वे पे जाना चाहिए। आर्थिक सर्वे मीन्स कि पहले आपने पहले क्या क्या वादे किए थे, उसमें कहाँ तक आप खड़े उतरे हैं। तो इसमें शिक्षा के क्षेत्र में हमने पिछले साल में 93,000 करोड़ का खर्च किया था। रक्षा के क्षेत्र में जीडीपी का 2.2% खर्च किया था। फिजिकल डेफिसिट की जहाँ तक बात है तो 6.8 पे हम अभी आए हैं, 4.5% लाने पर उस पर हमारा प्लान है अभी कि जो आने वाले साल में आएंगे हमने सप्लाइड साइड रिफॉर्म किए हैं, जो हम अभी तक चाइना पे या किसी भी, आज बताइए 4th नंबर की इकोनॉमी चाइना, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद में भारतीय अर्थव्यवस्था 4थे नंबर की विश्व की अर्थव्यवस्था है। ये सब क्या है, हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर काम करने वाले लोग हैं। जहाँ तक
एक फिक्स एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें हम, ऐतिहासिक काम किया साहब। 67% हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेंगे तो सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करेगी, तो हम महंगाई पे भी कुछ हद तक काबू कर पाएंगे। जब सरकार के फंड से पैसा निकलेगा तो निश्चित तौर पर वो देश के काम में लगेगा। जहाँ तक स्टार्टअप की बात करें, स्टार्टअप को जो हमने पहले सुविधाएं दी थी, उसको 1 साल के लिए और टैक्स बेनिफिट। स्टार्टअप का नियम है कि आने वाले 10 साल में जब आप काम करते हैं तो किसी भी 3 सालों के प्रॉफिट को आप एग्जेम्पशन ले सकते हैं। उसको हमने एक साल के लिए और बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि हमारे स्वदेशी उत्पाद बढ़ें, उसके लिए भी हमने 67% का प्रावधान किया है कि जो हमारे छोटे सेक्टर के उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, उनको 67% तक उनको सहायता सरकार की तरफ से दी जाएगी। जैसा कि हमारे कुलपति साहब ने बताया था कि जीएसटी का कलेक्शन, जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ राज्यों को ऋण, हम संघीय व्यवस्था, संघीय ढांचे पर आधारित व्यवस्था पर चलने वाले लोग हैं। हमने 1 लाख करोड़ रुपए का राज्यों को बिना ब्याज के ऋण देने का प्रावधान किया है। ये सब पैसा कहाँ जाएगा? सब सुधारों में लगेगा, सब नए प्रकार की सब चीजें होंगी। चलिए, मैं आपकी बात का जरा उत्तर भी ले लेता हूं। डॉक्टर विनय जायसवाल, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? पॉपुलैरिटी पे नहीं गए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करने के ऊपर ज्यादा जोर है सरकार का, ऐसा दावा है। देखिए पुनीत जी, जो अभी भाजपा के प्रवक्ता अभी अपनी बात रख रहे थे और बजट के विषय में बोल रहे थे, उनकी बातों को मैं सुन रहा था। उन्होंने 2 बातें कही कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो चुनावी बजट पेश नहीं करती है और देश उनके सर्वोपरि होता है। थोड़ा सा उनको अपने बात पर सुधार करना चाहिए कि बजट चुनावी नहीं है और देश के लिए उनका बजट होता है। जो ये बात बोल रहे हैं तो किस तथ्यों के आधार पे बोल रहे हैं? जो भी आपने बोला कि इतने इम्पेनल्ड उनके जबलपुर शहर में स्वास्थ्य इसके लिए किए हैं। आज भी देखिए पुनीत जी, आपको भी पता है, आप भी मीडिया के बहुत ही चर्चित चेहरे हैं और आपको सारा ज्ञान रहता है कि जो तीसरा लहर जो पेंडेमिक का जो हुआ है उसमें सर्दी जुकाम जैसे जो लक्षण अभी आए हैं, जो माइल्ड सिम्टम आए हैं, उसमें जो प्राइवेट अस्पताल है पूरे देश के, केवल अपने छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश के जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल है उन्होंने हजारों रुपए जो है इस सर्दी जुकाम में, इस कोरोना के काल में उन्होंने छाप लिया है। मतलब कोई भी इनका जो एक सेंट्रल रेगुलेटरी बॉडी बननी चाहिए थी, वैसा कोई भी प्रावधान जो है केंद्र सरकार ने नहीं किया। पूरा का पूरा इन्होंने, देखिए पुनीत जी, मैंने आपको दिखाया ना, जो आपको भारतीय भास्कर का जो मैंने आपको दिखाया था, पाकिस्तान जैसी जो कंट्री है उन्होंने इतने अच्छे से नियोजन किया इस बात का, इतने अच्छे से इस पूरे पैंडेमिक का मैनेजमेंट किया कि आज जो भारत जैसे इतना बड़ा जो देश है उनको सारे के सारे ऑर्डर छोड़ने पड़े और पाकिस्तान को इसका कितना बड़ा लाभ मिला। अभी दैनिक भास्कर, चलिए मैं थोड़ा उत्तर भी लेता हूं, थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रोफेसर ए.के. चक्रवाल साहब हैं, अर्थशास्त्री भी हैं और एजुकेशन के ऊपर उनका खास फोकस रहा है। क्या साहब ऐसा है कि अब की बार लोगों को चुनाव के चलते बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और कुछ पुराने पैरामीटर्स हैं, जैसे हम बार बार डायरेक्ट टैक्स के ऊपर और स्लैब्स के ऊपर चर्चा करते हैं, शायद उसी पैमाने के ऊपर हम हमेशा बजट को देखते हैं, इस वजह से हमको थोड़ी सी आम लोगों को या ज़्यादातर लोगों को निराशा होती है? नए पैरामीटर्स, नए चैलेंजेस, इनके ऊपर काम है। और दूसरा, एक पॉपुलिस्ट तो नहीं है कतई, ये लोक लुभावन टाइप की चीज तो इस बजट के साथ आप टैग नहीं लगा सकते। क्या इस वजह से ये प्रतिक्रियाएं? देखिए पुनीत जी, मैं एक एकेडमिक एंगल से अपना जवाब दूंगा जी, और बाकी के हमारे मित्र लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं नहीं आना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि डायरेक्ट टैक्सेस अगर देखा जाए तो जो सरकार का आंकड़ा है वो बताता है कि लगभग 100 में से 3 लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। 3% लोग जो हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं। तो सरकार का लक्ष्य ये होता है कि हर साल एक नया वर्ग इस टैक्स नेट में जुड़े। तो बात करने वाली बात अपनी जगह है, मगर वास्तविकता ये है कि सरकार का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो इन कंपैरिजन विद इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सरकार का कंसंट्रेशन कहाँ है? इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में, और वो है जीएसटी है, कस्टम्स है, एक्साइज है, ड्यूटी है, वहां पर सरकार काम अच्छे से कर रही है।
और जो देखिए एक्चुअली अगर देखा जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो हम उनसे 18% से लेकर के 15% क्यों आए, कि अभी हम एसीजेड को क्यों रिवाइज करने की बात कर रहे हैं। आपको मैं बताऊं, मई 2020 में चाइना से 58 कंपनियां डिजर्ट कर गई और वो जो अलग अलग देशों में गई, 58 में से 3 कंपनियां भारतवर्ष में आई। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे लेबर लॉज में थोड़ी सी दिक्कतें थी। उसके बाद तुरंत लगभग भारतवर्ष की सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने लेबर लॉज में करेक्शंस कर लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कर लिया। उसका फायदा ये हुआ कि चाहे टेस्ला हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो, दुनिया की सारी जो बड़ी कंपनियां हैं अब वो अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन इंडिया को फाइंड कर रही हैं। तो उसके लिए उनको बिजनेस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट चाहिए, और उस कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को बनाने के लिए सरकार जो भी कर सकती है, चाहे वो गिफ्ट सिटी को प्रमोट कर रही है, चाहे वो एसीजेड को प्रमोट कर रही है, चाहे वो अपने टैक्स रिजीम को रैशनलाइज कर रही है, और जो भी इस समय एग्जिस्टिंग कंपनियां हैं। देखिए चाइना में क्या था कि वहां पे 2 कंपनियां जॉइंट वेंचर में काम करती थी। एक सरकारी कंपनी चाइना की होती थी, एक इंटरनेशनल कंपनी होती थी, दोनों मिलकर के जॉइंट वेंचर बनाते थे, और कंपल्सरी चाइनीज कंपनी जो है वो उनकी पार्टनर हुआ ही करती थी। अब वो जब यहां आएंगे तो सरकार सारी कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर नहीं करेंगे, तो ये जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज है, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं, वो सारी कंपनियां इनसे जॉइंट वेंचर करेंगी। तो ये रैशनलाइजेशन ऑफ जो टैक्सेस हुआ है, मेरा ये मानना है कि इकॉनमी में एम्प्लॉयमेंट को भी बूस्ट करेंगी, इकॉनमी में जीडीपी को भी बढ़ाएंगी, जो 5 ट्रिलियन इकॉनमी का हमारा लक्ष्य है। और एक चीज और मैं बताऊं, आपने देखा होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एनर्जी के लिए सरकार ने काफी अच्छा खासा बजट एयरमार्क किया है। एक्चुअली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 जो है रिन्यूएबल एनर्जी का, उसमें अभी COP26 जो हुआ है नवंबर 2021 में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें भारत सरकार ने ये कमिटमेंट दिया कि सन 2030 तक हम रिन्यूएबल एनर्जी से 500 गीगावाट प्रोडक्शन करेंगे एनर्जी का, बिजली का, जो इस समय हमारा 108 गीगावाट का प्रोडक्शन है। तो वो 500 गीगावाट तक पहुंचने के लिए मतलब हमारा ये है कि हम फॉसिल ऑयल या जो हम इंपोर्टेड पेट्रोलियम है उसका डिपेंडेंसी 50% तक घटाना चाहते हैं, और इसलिए सरकार ने एनर्जी, सोलर पावर सेक्टर में, विंड सेक्टर में काफ़ी अच्छा एयरमार्क किया, जैसा कि कहा गया कि फाइन प्रिंट किया जाएगा। तो मेरा एज एन इकोनॉमिस्ट, एज ए मैन ऑफ फाइनेंस, एज एन एकेडमिशियन, मेरा ऐसा मानना है कि ये बजट एक प्रोग्रेसिव बजट है, और फिर मैं कहूँगा ये इन्वेस्टमेंट बजट है जो इकॉनमी में इन्वेस्ट कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भारत में लाने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रही है। और मेक इन इंडिया का 100% फर्क पड़ा है। एक्चुअली थोड़ा सा डेटा निकाल करके देख, एग्रीकल्चर सेक्टर की हम थोड़ी सी बातचीत कर ले रहे हैं। बाजार एक्सपर्ट मनिया साहब हमारे साथ में जुड़े हैं। जिस तरह हम पहले भी बात कर रहे थे कि ये प्राइमरी सेक्टर होता है किसानों का, जिसके ऊपर अगर फोकस सरकार करे तो बहुत जरूरी है। किसान आंदोलन के बाद से लगातार सरकार हम कहें इस सेक्टर के लिए काम करने की प्रतिबद्धता को बार बार जाहिर करती रही। आदित्य जैन साहब, ये जो 2 बड़े प्रावधान है, 2.7 लाख करोड़ एमएसपी के द्वारा और नदी जोड़ों के ऊपर 44,000 करोड़ केन बेतवा पर, 9 लाख किसान जिससे लाभान्वित होंगे, ये बात की है वित्त मंत्री जी ने। क्या इस सेक्टर के लिए इस बजट में पर्याप्त प्रावधान है? क्योंकि किसान एक बड़ा मुद्दा हैं और इस वक्त तो बहुत ज्यादा तौर पर दिखाई पड़े। आदित्य जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। विवेक खंडेलवाल साहब हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जो अभी हम प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं और ओवरऑल जितने भी एक्सपर्ट की प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं विवेक साहब, इसमें 3-4 बातें प्रमुख तौर पर हैं कि ये चैलेंजेस को कंप्लीट करने के लिए एक माहौल क्रिएट कर रहा है, और बार बार इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट के ऊपर हम चर्चा बहुत ज़्यादा सुन भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। क्या इस बजट में जितने एलोकेशंस हैं वो विनिवेश को या निवेश को बढ़ाने वाले आप पाते हैं?
नहीं, देखिए, जैसे अपन एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी स्टार्टअप के लिए माहौल बनाया है कि आप इन्वेस्ट करें। एग्रीकल्चर के लिए सेपरेट स्टार्टअप्स के लिए इन्होंने एक फंड क्रिएट करा है जिसमें नाबार्ड के थ्रू ये फाइनेंसिंग करके देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के चल रहे हैं कि आगे जाकर के एग्रीकल्चर के अंदर कैसे स्टार्टअप को ज्वाइन करवाएं और उसमें लेकर के आएँ। और दूसरी बात ये रही कि इसमें डिफेंस के लिए इन्होंने काफ़ी इस बार फंड दिया है कि मेक इन इंडिया को काफ़ी प्रोत्साहन दिया है। 68% इन्होंने परचेज बोला है कि मेक इन इंडिया के तहत करनी जानी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा है कि आगे जाकर के इन्वेस्टमेंट अभी से लेकर के करेंगे तो आगे फ्यूचर में अगले 2 साल के अंदर, साल भर के अंदर आपको इसका इम्पैक्ट निकल के आएगा, दिखेगा। चलिए, ये अगर आदित्य जैन साहब तक मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो मैं उनसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा। आदित्य साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, हम किसानों के बारे में बात कर रहे थे। 2 प्रमुख ऐलान इसमें हम देखते हैं, एक एमएसपी का एलोकेशन और नंबर दूसरा नदी जोड़ो, जिसका सबसे पहले जिक्र किया था प्रावधानों की जब चर्चा चल रही थी, और केन बेतवा के द्वारा, जिस पर अभी हम रिएक्शन भी देख रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का। ये 2 बातें, और दूसरा कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, कॉर्पोरेट टैक्स के लिए भी स्लैब में काफी बात की गई। इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में बजट में पर्याप्त प्रावधान आप पाते हैं? क्योंकि किसानों की असंतुष्टि, एक वर्ग की किसानों के, बहुत बड़ा मुद्दा केंद्र के सामने चैलेंज के तौर पर था। देखिए, केंद्र के सामने किसानों का मुद्दा बहुत बड़ा चैलेंज ही नहीं था, बल्कि इसमें केंद्र की किरकिरी भी हुई है। कई जगह पर किसान अभी भी असंतुष्ट हैं और बजट में 2 प्रावधान रखे हैं, एमएसपी पर भी रखे और केन बेतवा प्रोजेक्ट के अलावा 3 नदियों को और जोड़ने की बात माननीय वित्त मंत्री जी ने कही। मैं समझता हूं सरकार के लिए किसान का जो प्रोडक्शन है वो सही रेट में मिल जाए, बिना दलालों के या दलाल के साथ में मिलता, उनको पैसा जो है डायरेक्ट उनके खाते में चला जाए। सरकार के लिए ये प्रावधान हम देख रहे हैं। इस बार सरकार ने, पिछली बार जो फल सब्जी की हालत बहुत ऊपर हो गई थी, उसके बाद फेंके गए थे, सरकार के बात में दिमाग थी, तो सरकार ने इस बजट में कहा है कि हम फल और सब्जी पैदावार वाले किसानों के लिए कुछ उनके लिए कुछ करेंगे, लेकिन वो चीज स्पष्ट नहीं हुई है। तो मैं समझता हूं किसान के मोर्चे पर सरकार का इस बजट में प्रावधान बहुत कुछ कम है। सरकार को और भी इसमें कोशिश की जानी चाहिए जिससे किसान पूरी तरह से संतुष्ट हो, और जब किसान संतुष्ट रहेगा तब सरकार को चुनाव के मोर्चे पर विजय मिलेगी। सरकार के बाद दिमाग में ये वाली बात भी अच्छी है। दूसरी, कारपोरेट टैक्स की बात की तो हमने जो प्रथम सत्र में आपसे बात करी थी बजट के पूर्व कि अभी भी कारपोरेट टैक्स की जो बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें सरकार अभी कुछ हद तक सफल है। लेकिन कारपोरेट टैक्स के अलावा जो डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट है, जो डायरेक्ट टैक्स आम आदमी को भरना है, उस पर सरकार ने कुछ भी नहीं किया, कहीं राहत नहीं दी। ये बात ठीक है, हमने मांग भी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं, जिसे हम कह रहे थे स्टैंडर्ड डिडक्शन की हमने बात करी थी, सरकार ने उस पर भी कुछ भी नहीं किया। हम दूसरे देखेंगे, स्टार्टअप के लिए उन्होंने केवल स्कीम बढ़ाई है। सरकार को स्कीम बढ़ाने के साथ साथ उनको एक और कोई नई चीज देना चाहिए जिससे वह हमारा रोजगार बढ़े। मैं देख रहा हूं कि इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी कंपनियों को लाने के लिए तो सरकार ने बात बड़ी करी, वो बड़ा खर्च तैयार होगा। अर्बन रूरल डेवलपमेंट पर सरकार के मैन्युफैक्चरिंग का अभी भी कोई बहुत पॉजिटिव हाथ नहीं दिख रहा है इस बजट में, कि वहां के लोगों को, जो किसान है, किसान के बच्चे हैं, उनके लिए